हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा मिसलेनियस मॉक टेस्ट का सेट नंबर 4। इसमें हम लोग कवर करते हैं हिस्ट्री से क्वेश्चन, ज्योग्राफी से, पॉलिटी से, इकोनॉमिक्स से, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। पहला क्वेश्चन है, क्रमिक पोषी स्तरों सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल पर विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को क्या कहा जाता है। यहाँ पे मैं ऑप्शन नहीं पढ़ता हूँ, सीधे आंसर बताते हुए चलूंगा। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जैविक आवर्धन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। क्रमिक पोषी स्तरों सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल पर विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। हिंदी में क्या बोलते हैं, जैविक आवर्धन। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। आपने डीडीटी का नाम सुना होगा। यह क्या होता है, इंसेक्टिसाइड्स होता है, एक केमिकल सब्सटेंस होता है विच कांट बी डिग्रेडेड बायोलॉजिकली। और इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, सांद्रता होती है, यह लोअर ट्रॉफिक लेवल से हायर ट्रॉफिक लेवल तक इंक्रीज होते जाती है। मतलब लोअर ट्रॉफिक लेवल पे कम होगा और सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा, हायर ट्रॉफिक लेवल पे। यही कारण है कि सांप में डीडीटी का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है यह सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कारण क्या है, जो स्नेक है क्या है, टर्शियरी कंज्यूमर है। मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, तो पिछला वीडियो आप जरूर देख ले। और डीडीटी को और किस नाम से बुलाते हैं, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, डाइक्लोरो डाइफेनाइल एग्जाम में पूछ सकता है, ट्राइक्लोरोइथेन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पारिस्थितिकी में किसी जीव और उसके पर्यावरण से संबंध के व्यापक अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बायोनॉमिक्स। पारिस्थितिकी में किसी जीव और उसके पर्यावरण से संबंध के व्यापक अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बायोनॉमिक्स। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ऑटोकोलॉजी क्या होता है, यह व्यक्तिगत जीवों के अध्ययन और पर्यावरण के साथ उनकी बातचीत, यहाँ पे बातचीत का मतलब हुआ इंटरेक्शन, को ऑटोकोलॉजी के रूप में जाना जाता है। ऑटोकोलॉजी क्या होता है, यह व्यक्तिगत जीवों के अध्ययन और पर्यावरण के साथ उनका इंटरेक्शन है। अगला हमारा पॉइंट है सिंकोलॉजी, और किस नाम से जानते हैं, कम्युनिटी इकोलॉजी के नाम से इसे जानते हैं। तो सिंकोलॉजी क्या होता है, यह जीवों के समूहों के उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को संदर्भित करता है। सिंकोलॉजी क्या है, इट रेफर्स टू द स्टडी ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू देयर एनवायरनमेंट। अगला हमारा पॉइंट है जेरोंटोलॉजी क्या है, यह उम्र बढ़ने के जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक पहलुओं का अध्ययन है। जेरोंटोलॉजी क्या है, यह उम्र बढ़ने के जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक पहलुओं का अध्ययन है। अगला जो हमारा पॉइंट है, जैव भू रासायनिक चक्र, इंग्लिश में से क्या बोलते हैं, बायोजियोकेमिकल साइकिल। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जैव भू रासायनिक चक्र होता क्या है, तो यह मुख्य रूप से बायोटिक, जैविक और अजैविक एबायोटिक कारकों के बीच पोषक तत्वों और अन्य तत्वों की गति, मूवमेंट्स को संदर्भित करते हैं। जैव भू रासायनिक चक्र क्या है, यह मुख्य रूप से बायोटिक और एबायोटिक, जैविक और अजैविक कारकों के बीच पोषक तत्वों और अन्य तत्वों की गति यानी मूवमेंट्स को संदर्भित करते हैं। और यह मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। जो बायोजियोकेमिकल साइकिल है मेनली 2 टाइप्स का होता है। एक आपका होता है गैसियस साइकिल और दूसरा होता है सेडिमेंट्री साइकिल। तो गैसियस साइकिल में क्या होता है, इसमें आपका कार्बन साइकिल आता है, ऑक्सीजन साइकिल आता है, नाइट्रोजन साइकिल आता है, वाटर साइकिल आता है। और जो सेडिमेंट्री साइकिल होता है, इसमें आपका आता है सल्फर साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, रॉक साइकिल, इसके अलावा कैल्शियम साइकिल भी और पोटेशियम साइकिल भी क्या आता है, किस में आता है, सेडिमेंट्री साइकिल में आता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पारिस्थितिक पदचिह्न इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की इकाई क्या है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ग्लोबल हेक्टेयर।
इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की इकाई क्या है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ग्लोबल हेक्टेयर। इसके अलावा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट होता क्या है? यह पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम पर मानव की मांग का एक मेजरमेंट है, माप है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दो जैविक समुदायों बायोलॉजिकल कम्युनिटी के बीच संक्रमण का क्षेत्र रीजन ऑफ ट्रांजिशन कहलाता है। तो क्या बोलते हैं? इकोटोन बोलते हैं। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। दो जैविक समुदायों के बीच जो रीजन ऑफ ट्रांजिशन होता है इसे क्या कहते हैं? इकोटोन कहते हैं। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नागोया प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यह आनुवांशिक संसाधनों और उनसे प्राप्त लाभ के उचित और निष्पक्ष बंटवारे से संबंधित है। नागोया प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। यह आनुवांशिक संसाधनों और उनसे प्राप्त लाभ के उचित और निष्पक्ष बंटवारे से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ से देख लेते हैं। एक टर्म आपका होता है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस, शॉर्ट में इसे बोलते हैं GCCA। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि GCCA का फुल फॉर्म क्या होगा? ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस। कब एस्टैब्लिश हुआ था? 2007 में। किसके द्वारा? यूरोपियन यूनियन के द्वारा। और किसके साथ? इन कोलैबोरेशन विथ डेवलपिंग कंट्री, विकासशील देशों के साथ। तो याद क्या क्या रखना है? GCCA का फुल फॉर्म क्या होगा? ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2007 में। किसके द्वारा? यूरोपीय संघ, यूरोपीय यूनियन के द्वारा। इन कोलैबोरेशन विथ डेवलपिंग कंट्री। और अगला जो हमारा पॉइंट है, DCO का फुल फॉर्म आपको बस याद रखना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। डीप कार्बन ऑब्जर्वेटरी। DCO का मतलब क्या हुआ? डीप कार्बन ऑब्जर्वेटरी। बस इतना आपको यहाँ पे याद होना चाहिए, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। समावेशी विकास सूचकांक इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स किसके द्वारा शुरू किया गया एक वार्षिक आर्थिक सूचकांक है? तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। हिंदी में क्या बोलते हैं? विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच। समावेशी विकास सूचकांक किसके द्वारा शुरू किया गया एक वार्षिक आर्थिक सूचकांक है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और भारत की रैंक क्या है इसमें? 62। और ये इसमें 3 पैरामीटर यूज करते हैं, 3 पैरामीटर पे इसे मेजर किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बेरोजगारी वैसी बेरोजगारी जो उत्पादन के कारकों के अभाव, एब्सेंस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अथवा समाज की आर्थिक संरचना में परिवर्तन के कारण, चेंजेज इन द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी के कारण उत्पन्न होती है, उसे किस टाइप की बेरोजगारी कहते हैं? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। हिंदी में क्या बोलेंगे? संरचनात्मक बेरोजगारी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। वैसी बेरोजगारी जो उत्पादन के कारकों के अभाव अथवा समाज की आर्थिक संरचना में परिवर्तन के कारण उत्पन्न हो सकती है, उसे कौन सा बेरोजगारी कहा जाता है? क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। हिंदी में क्या बोलेंगे? संरचनात्मक बेरोजगारी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गिनी कोफिशिएंट, गिनी गुणांक किस चीज को मापने का सबसे लोकप्रिय तरीका है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आय असमानता, इनकम इनइक्वालिटी। गिनी कोफिशिएंट किस चीज को मापने का सबसे लोकप्रिय तरीका है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इनकम इनइक्वालिटी। हिंदी में क्या बोलेंगे? आय असमानता। अब यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसे देख लेते हैं। सबसे पहले गिनी कोफिशिएंट किससे डिराइव्ड होता है? तो लॉरेंज कर्व से, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, अगर गिनी कोफिशिएंट 0 हो इसका मतलब क्या हुआ? परफेक्ट इक्वालिटी है। और अगर गिनी कोफिशिएंट 1 हो तो परफेक्ट इनइक्वालिटी है। तो आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि गिनी कोफिशिएंट का स्केल क्या होता है? तो 0 से 1। अगर गिनी कोफिशिएंट 0 हो इसका मतलब क्या हुआ? परफेक्ट इक्वालिटी है। और अगर गिनी कोफिशिएंट 1 हो इसका मतलब क्या हुआ? परफेक्ट इनइक्वालिटी है।
और भारत में क्या बोलते हैं गिनी कोफिशिएंट, गिनी गुणांक 2023 में कितना होने का अनुमान है? 0.35। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2023 में अर्थ ओवरशूट दिवस किस दिन मनाया गया? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 2 अगस्त को। 2023 में अर्थ ओवरशूट डे किस दिन मनाया गया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 2 अगस्त को। हर एक साल डिफरेंट डे होता है। अच्छा, इसे मेजर कैसे करते हैं? अर्थ ओवरशूट डे मनाया जाएगा तो किस दिन मनाया जाएगा, इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं? बाय डिवाइडिंग द प्लैनेट्स बायो कैपेसिटी बाय ह्यूमैनिटीज इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, और किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 365 से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधनों का जैविक घटक है, बायोटिक कंपोनेंट है? फॉरेस्ट है, फिशरीज भी है, वाटर नहीं है। वाटर क्या है? ए बायोटिक है, ये बायोटिक है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1 और 2 ओनली। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। पिछले वीडियो में बताया हुआ है मैंने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ तीर्थंकर का नेम गिवन है और दूसरी तरफ उनकी पहचान। तो आदिनाथ पे आते हैं। आदिनाथ की पहचान क्या है? तो सर एक आपका पहला सही है, एक आपका क्या हो जाएगा? पहला। बी क्या है? मल्लीनाथ। तो बी का आपका हो जाएगा 4 वाटर जार। बी का आपका हो जाएगा 4। बी का आपका हो जाएगा 4। सी क्या है? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ का संबंध है सांप से, तो सी का आपका हो जाएगा 3। सी का आपका हो जाएगा 3। डी क्या है? संभवनाथ। इनका संबंध है घोड़ा से, हॉर्स से, तो डी का आपका हो जाएगा दूसरा। डी का आपका हो जाएगा दूसरा। ए का 1, बी का 4 मल्लीनाथ वाटर जार, पार्श्वनाथ स्नेक सांप, तो सी का 3 और संभवनाथ हॉर्स घोड़ा, तो डी का आपका हो जाएगा 2। तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ए का 1, बी का 4, सी का 3 और डी का 2। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार नियुक्त किया, तो मलिक जानी को किया था। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो मलिक जानी को। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कृष्ण के जीवन पर प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने की थी? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, रसखान ने। कृष्ण के जीवन पर प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने की थी? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, रसखान। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चकला शब्द का प्रयोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास स्रोतों में किया गया है, यह क्या था? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, चकला भारतीय उपमहाद्वीप में एक जिला स्तरीय प्रशासनिक प्रभाग था। चकला शब्द का प्रयोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास स्रोतों में किया गया है, यह क्या था? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, चकला भारतीय उपमहाद्वीप में एक जिला स्तरीय प्रशासनिक प्रभाग था। और इसे फर्दर सब डिवाइड किया गया था परगना में। सब डिवाइड किया गया था किसमें? परगना में। और परगना में 7 गांव होते थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था? यह एक कार जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं है। निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था? एक ऐसा कार जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं है। तो किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू जी ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की प्रादेशिक जल सीमा टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया कहाँ तक फैली हुई है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट। तट से 12 समुद्री मील। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा आपको यहाँ से एक और पॉइंट याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। EEZ एक्सक्लूसिव
इकोनॉमिक जोन। तो सबसे पहले तो ये याद रखना है आपको कि EEZ का मतलब क्या हुआ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये होता क्या है, यह एक ऐसा क्षेत्र है जो प्रादेशिक समुद्र से सटा हुआ और उससे परे है और इसका विस्तार बेस लाइन से अधिकतम 200 नॉटिकल माइल तक हो सकता है। अब यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये आपका बेस लाइन है, तो जो 12 नॉटिकल माइल तक होता है ये क्या होता है, टेरिटोरियल सी होता है, और जो 200 नॉटिकल माइल तक होता है, समुद्री मील तक, इसे क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। शॉर्ट में इसे क्या बोलते हैं, EEZ। तो आपको EEZ का फॉर्मूला फुल फॉर्म पता होना चाहिए, क्या होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस शहर में अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, देवप्रयाग। अच्छा, याद करने का तरीका क्या है, इसे याद कर लो अब, बैड। इसका मतलब क्या हुआ, बी फॉर भागीरथी, ठीक है, बी से लिखते हैं ना, तो भागीरथी, ए फॉर अलकनंदा और डी फॉर देवप्रयाग, डी फॉर देवप्रयाग, ए फॉर अलकनंदा और बी फॉर भागीरथी। इसके अलावा एक और पूछता है आपसे, RAM, इसका क्या मतलब है, आप देखो, R फॉर रुद्रप्रयाग, A फॉर अलकनंदा या अलखनंदा और M फॉर मंदाकिनी। इसका मतलब क्या हुआ, तो रुद्रप्रयाग में अलखनंदा और मंदाकिनी मिलती है, ठीक है। एक और टर्म आता है आपका पाक, PAK, इसका मतलब क्या हुआ, K फॉर कर्णप्रयाग, A फॉर अलखनंदा और P फॉर होता है पिंडार। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को वर्तमान दूरी से 1/4 कम कर दिया जाए तो किसकी संभावना बढ़ जाएगी? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, ऐसे क्यों होगा, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, √GM/r, यही होता है। और जब r कम हो जाएगा तो क्या होगा, वेलोसिटी आपका इंक्रीज होगा, और जब वेलोसिटी इंक्रीज होगा तो वर्ष की अवधि क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, टाइम पीरियड कम हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वैली ऑफ किंग या वादी एल मुल्क कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इजिप्ट में। वैली ऑफ किंग या वादी एल मुल्क कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इजिप्ट, मिस्र में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर के साथ सीमा नहीं बनाता है? तो अजरबैजान बनाता है, ईरान भी बनाता है, कजाकिस्तान भी है, इराक नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। आप यहाँ मैप में देख सकते हैं, कैस्पियन सी का मैप है, यहाँ पे आपका अजरबैजान है, यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान है, यहाँ पे आपका ईरान है, यहाँ पे कजाकिस्तान है और रसिया भी है, लेकिन इराक नहीं है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। 7वीं अनुसूची, इसमें क्या है 7वीं अनुसूची में है विधायी शक्ति का वितरण। तो ए का आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ए का आपका हो जाएगा 3। 8वीं अनुसूची में क्या है, लैंग्वेज है, भाषा है, तो बी का आपका हो जाएगा 1, बी का 1। 9वीं अनुसूची में क्या है, 9वीं अनुसूची में है वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स, तो सी का आपका हो जाएगा 4, सी का आपका हो जाएगा 4। इसके अलावा 9वीं अनुसूची में और क्या है, लैंड रिफॉर्म भी है, तो ये भी नोट कर लो, पूछ सकता है एग्जाम में, लैंड रिफॉर्म्स भी है। और 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल के आधार पर अयोग्यता, तो डी का आपका हो जाएगा दूसरा, ये आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का वर्णन करता है? तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51 है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के
कर्तव्यों को परिभाषित करता है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? अनुच्छेद 167। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 167। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के सामान्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मौलिक अधिकार का संरक्षण। निम्नलिखित में से कौन सा विषय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के सामान्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मौलिक अधिकार का संरक्षण। और जो सर्वोच्च न्यायालय के अंडर आता है, कौन से आर्टिकल के तहत? इसमें आता है सर्वोच्च न्यायालय में अंडर आर्टिकल 32, और उच्च न्यायालय के जो हाई कोर्ट के अंडर आता है, कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 226। तो ये भी आपको याद रखना है। और आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। केंद्र राज्य का संबंध निम्नलिखित में से किस अनुसूची में निहित है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 7वीं अनुसूची में। केंद्र राज्य का संबंध निम्नलिखित में से किस अनुसूची में निहित है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 7वीं अनुसूची। और कौन से आर्टिकल में है? ये आपका है आर्टिकल 246 में। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।